वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी ये नई बुक हम आज शुरू करेंगे। सोशल साइंस का ये पार्ट है। सोशल साइंस होता क्या है ये सभी को पता है। हमारे समाज को जब हम पढ़ते हैं, हमारी सोसाइटी को जब पढ़ा जाता है, सोसाइटी में इंसान रहते हैं, इंसानों के बीच में क्या बातें होती हैं, इंसानों का बिहेवियर कैसा है, इंसान के आसपास का पर्यावरण कैसा है, इंसान जिस जमीन पे रहता है वो जमीन कैसी है, उस जमीन के आसपास क्या है, यही तो हमारा सोसाइटी है, यही हमारा पर्यावरण है। हमारा जीवन चलता कैसे है, हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग कौन हैं, हमारा घर का खर्चा कैसे चलता है, ये सारी चीजें जो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, जहां पर हम अपने समाज के बारे में, अपने बारे में पढ़ते हैं। और क्लास 10 में इसी सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आपके 4 बुक्स हैं। क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में 4 बुक्स आपके सामने। ये 4 बुक हमें क्लास 10th में पढ़नी है। पहली जो आपकी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बुक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे आर्थिक विकास के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से होता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर हमारी सेकेंड जो बुक आती है वो आती है कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसके आगे आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा, पार्ट 2, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया हमारी क्लास 9 में भी हमने पढ़ी है। ये हमारी ज्योग्राफी की बुक है। समकालीन भारत, यानी भारत, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, हमारी भूगोल की ज्योग्राफी की बुक है। फिर तीसरी बुक जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, वो हमारी आती है इंडिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व, यानी जब भारत में जो कुछ चल रहा था उस टाइम पे बाहर विश्व में क्या क्या चल रहा था, वो सारी चीजें यहां पर पढ़ेंगे। यहां पे भी आपको पार्ट 2 दिखाई दे रहा होगा। इसका पार्ट 1 हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी से आगे चलेगी। तो ये आपकी हिस्ट्री की बुक है, इतिहास। और फिर हमारी लास्ट बुक आती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति। इसके आगे भी पार्ट 2 दिखाई दे रहा होगा, यानी पार्ट 1 हम 9th क्लास में पढ़ के आए। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राजनीतिक विज्ञान की बुक है, जिसे हम सिविक्स भी बोलते आए अभी तक। समझ में आया? तो ये 4 बुक पढ़ेंगे। तो मैं आपको कौन सी बुक पढ़ाऊंगा? मैं आपको ये लास्ट वाली बुक पढ़ाने वाला हूं, ये बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्लास 10th में हमारे सामने टोटल 8 चैप्टर्स हैं। हम जब इस बुक को पढ़ेंगे तो हम टोटल 8 चैप्टर्स हम इस बुक में देख पा रहे हैं कि टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसको 4 यूनिट्स में बांटा गया है। हर यूनिट में 2-2 चैप्टर बांट दिए। पहली यूनिट की अगर हम बात करें, जहां पर 2 चैप्टर आपको पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म पर मिलेंगे। फेडरलिज्म क्या होता है ये हमें उस चैप्टर में पता लगेगा। आज तो हम चैप्टर 1 शुरू करें तो पावर शेयरिंग के बारे में तो बात करेंगे। फेडरलिज्म, संघवाद जिसे हम कहते हैं, क्या होता है, जब चैप्टर आएगा हमें समझ में आएंगी सारी चीजें। फिर चैप्टर 3 दूसरी यूनिट में पहुंचेंगे, 3 और 4 चैप्टर, जहां डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की बात करेंगे, जेंडर, रिलीजन और कास्ट की बात करेंगे। यहां पर लोकतंत्र और विविधता की बात करेंगे, और यहां पर लिंग, धर्म और जातियों की बात करेंगे। समझ गए? और फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे अगली यूनिट में, यूनिट 3 में, और 2 चैप्टर्स यहां पे भी आएंगे, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 में हम पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स की बात करेंगे, लोगों ने जो संघर्ष किए, लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलनों की बात हम यहां पर करेंगे। और वहीं चैप्टर 6 में हम पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दलों की बात करेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट यूनिट में हम पहुंचेंगे, जहां पर चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है। चैप्टर 7 जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के क्या परिणाम निकलते हैं। जहां लोकतंत्र होता है वहां पे क्या क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं, वो यहां दिखाई देंगे। और उसके बाद लास्ट चैप्टर होगा चैलेंजेस टू अ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये हमारी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डेमोक्रेसी से जोड़ के देखेंगे। और लास्ट में इस डेमोक्रेसी के लिए क्या चुनौतियां हैं, डेमोक्रेसी की क्या चुनौतियां हैं वो भी हम देखेंगे, लोकतंत्र की चुनौतियां, ये भी हम यहां देखेंगे। ये हमारे टोटल चैप्टर्स हैं इस बुक में जो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम अपना चैप्टर 1 शुरू करेंगे इस बुक का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और आज इसका लेक्चर 1 होगा, पहला लेक्चर आज। तो तैयार हैं आप सभी इस बुक के लिए?
बिल्कुल अभी समझ चुके हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं, आइडिया होना चाहिए। जब हम कुछ भी चीज शुरू कर रहे हैं, जैसे चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। नहीं तो हम पढ़ते चलेंगे बिना दिशा के, अगर हम कहीं चलते हैं तो हमें नहीं पता हम कहां पहुंचने वाले, ना हमें रास्ता समझ में आएगा। हम रास्ते को तभी समझ सकते हैं जब हमें पता हो कि हमें कहां पहुंचना है। तो इसीलिए पहले उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि हम अपने दिमाग को वहां केंद्रित कर सके कि हाँ इस चैप्टर से हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज हम हमारे चैप्टर का लेक्चर 1 करेंगे। हम जब इस बुक को पढ़ेंगे, या फिर आप कोई भी बुक पढ़ो, तो एक आदत हमेशा रखना, जो मैं आपको हर लेक्चर में याद दिलाऊंगा, कि आपको जब भी ये पढ़ना शुरू करोगे, आपको ये बुक अपने साथ लेके बैठनी, जो पेज हम पढ़ रहे हैं वो पेज ओपन करना है, उसके साथ साथ एक कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें अपने साथ रखनी है। बहुत सारी बातें जो मैं आपको बीच बीच में बता देता हूं, लिखने की इतना समय, इतनी जगह नहीं होती है, तो आप वहां पर उन चीजों को लिख लें। उससे होगा क्या कि जब भी आपको रिवीजन करना हो, तो आप दोबारा थोड़े से पेज के लिए इतनी सारी वीडियोस क्यों देखनी। आपकी जो लिखी हुई चीजें, जिस चीज को आप 5 मिनट में कर सकते हो, उसके लिए आधे घंटे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको आपकी कॉपी निकालनी है या फिर बुक निकालनी है। बुक में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कॉपी में ही लिखना है। अगर आपको बुक में इजी लगता है लिखना, बुक में भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ उसी को देख के और बुक में जो लिखा है उसको देख के आप समझ पाएंगे कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी अगर आपने अपने हाथों से उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा होगा। कई सारे मीनिंग्स मैं आपको बीच में बताता चलूंगा, हो सकता है कि उनको ना लिख पाऊं, तो आपको उनको लिख लेना। ये चीजें जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इनका मतलब समझ में आएगा कि मैं क्यों लिखवा रहा हूं। आपको रिवाइज करने में इतना आसान हो जाएगा। जिस चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, अगर आपने उन चीजों को लिखा होगा तो उसी चैप्टर को रिवाइज करने में आपका आधा या पौना घंटा लगेगा, आधे से ज्यादा टाइम बचेगा। और अगली बार जब रिवाइज करेंगे तो और कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रोसेस है, चलती रहनी चाहिए, लिखते रहना चाहिए। समझ गए? चलो अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, पावर शेयरिंग पे। पावर क्या है? पावर को यहां पर हमने यूज किया है सत्ता के रूप में। सत्ता, हम कहते हैं नहीं कि आजकल सत्ता में कौन है, आजकल शासन कौन कर रहा है, तो उसको हमने पावर यूज किया है, सत्ता। ठीक है, उस सत्ता का शेयरिंग, शेयरिंग यानी कि साझेदारी, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके सत्ता में रहना। तो ये मिलके साझेदारी के साथ जो पावर है वो कैसी होती है? पावर तो हमने पढ़ा था कि एक आदमी के पास हो तो अच्छी होती है, नहीं। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर एक में नहीं, पावर बहुत सारे लोगों में होनी चाहिए, ताकि अगर एक के पास हो तो वो मिसयूज ना कर सके, उसका गलत यूज ना कर सके। इसीलिए इस पावर को बांटा जाना जरूरी है अलग अलग लोगों में, यानी इस पावर की, इस सत्ता की शेयरिंग होनी जरूरी है, साझेदारी होनी जरूरी है। समझ में आ गई चीजें? कुछ चीजें समझ में आई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? पावर, पावर का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, पावर का मतलब सत्ता भी होता है। अगर हम कहें आज हमारे देश में कौन सी पार्टी की सरकार है, तो आप जल्दी से बता देंगे हाँ इस पार्टी की है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि आजकल हमारे देश में कौन सी पार्टी पावर में है, सवाल सेम, क्वेश्चन अलग अलग हो गए। समझ गए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं पावर से? कि कौन सी पार्टी पावर में, कौन सी पावर पार्टी की सरकार है, किस पार्टी ने सत्ता हासिल की हुई है। समझ गए? उस सत्ता को हम पावर भी कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर का नाम है, और आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 करेंगे। लेकिन लेक्चर 1 शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो हमें जानकारी होनी चाहिए। वो हम यहां पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर के साथ वी रिज्यूम, रिज्यूम होता है दोबारा शुरू करना। करते हैं ना हम वीडियो चलाते हैं तो प्ले, पॉज, रिज्यूम, प्ले करना, ठीक है, पॉज करना, फिर रिज्यूम यानी दोबारा से शुरू करना, दोबारा से चालू करना, रुकी हुई चीज को चलाना। तो वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की यात्रा दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, जो हमने पिछले साल शुरू की थी। क्योंकि पिछले साल
पिछले साल हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट 1, इस साल हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो डेमोक्रेसी की जो यात्रा हमने पिछले साल शुरू की थी उसको हम दोबारा शुरू करेंगे अब इस बुक के माध्यम से। वी नोटेड लास्ट ईयर, और पिछले साल हमने नोट किया था, हमने ध्यान दिया था दैट इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि सारी पावर, सारी सत्ता सरकार के किसी एक अंग में निहित नहीं होती है। ये हमने पिछले साल पढ़ा था। सरकार के कौन कौन से ऑर्गन है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले आप बताइए कौन से, अगर आपको 9th क्लास का थोड़ा भी याद है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, ये आपने 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, आप 10th में भी पढ़ रहे हैं। क्या होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? इसी के नीचे आपको दिखाई दे जाएंगे तीनों, ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। विधान पालिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी न्यायपालिका। ये तीन हमारे सरकार के 3 अंग हैं। सरकार इन्हीं तीनों के भरोसे चलती है। सरकार को चलाने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए। हमारे देश में जो सरकार चलती है वो इन 3 के भरोसे चलती है। तो ये 3 हमारी सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिला दें तब हम उसको सरकार कहते हैं। समझ में आ गई चीजें? और हमने पिछली क्लास में 9th क्लास में ये पढ़ा कि हमारी जो सारी जो सत्ता है, सारी जो पावर है, सारी जो ताकत है, वो इनमें से किसी एक के पास नहीं है, बल्कि सब मिलके थोड़ा थोड़ा बांटा हुआ है कि ये हिस्से मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। और इस तरीके से एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, ताकि कोई भी अपने हिस्से का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग ना करे। समझ में आई चीजें? एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर, एक बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ इस पावर को साझेदारी, इस सत्ता की साझेदारी अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र के निर्माण में, एक लोकतंत्र की संरचना में, एक लोकतंत्र के बनने में यह बहुत जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र की संरचना में इन तीनों अंगों में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में, इन तीनों के बीच में इस पावर को बुद्धिमत्ता पूर्वक बड़े ही ध्यान से साझेदारी करवाया जाना जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि एक में ही पावर दे दो, थोड़ी पावर इसको दो, थोड़ी इसको दो, थोड़ी इसको दो, और इस हिसाब से दो, इस हिसाब से, इस बुद्धिमत्ता के साथ दो कि कोई भी उस पावर का दुरुपयोग ना कर पाए। तो डेमोक्रेसी के लिए यह बड़ा जरूरी है कि इस पावर की शेयरिंग होनी चाहिए इनके बीच में, और वो भी बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ। समझ गए? डेमोक्रेसी के लिए बड़ा जरूरी है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इस चैप्टर में पावर शेयरिंग में, और आने वाले अगले 2 चैप्टर्स में फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में, इस चैप्टर में और आने वाले 2 चैप्टर्स में वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। हम इस पावर शेयरिंग के विचार को और आगे लेके जाएंगे। अब मेरे हिसाब से पावर शेयरिंग को बार बार हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। तो इसी पावर शेयरिंग के आइडिया को हम अगले 2 चैप्टर्स में और आगे लेके चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे 2 कहानियों के साथ। एक बेल्जियम एक देश है यूरोप में, एक श्रीलंका का तो आपको पता ही होगा, ये भी एक देश है। इन दोनों देशों की कुछ कहानी हम पढ़ेंगे और वहां से हम शुरुआत करेंगे। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये दोनों देश भी डेमोक्रेटिक हैं। और यहां पर हम यहां से सीखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पावर शेयरिंग की डिमांड को हैंडल किया, सुलझाया, निपटा। क्योंकि यहां पे अलग अलग लोग उस पावर को मांग कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि सारी पावर हमें दे दो, कुछ बोल रहे थे कि सारी पावर हमें दे दो। तो उनकी इस मांग से ये कैसे निपटे, ये हमें समझ में आएगा। जब इन दोनों को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। क्योंकि अलग अलग लोग बोलते हैं हमें भी थोड़ी पावर दो, थोड़ा सा साझा हमें भी दो। यहां पे भी ऐसी ही मांग हुई अलग अलग लोगों में।
उनसे इन्होंने कैसे इसको हैंडल किया, कैसे उस स्थिति से निपटे, वो हम इन दोनों से समझ पाएंगे। दिस स्टोरीज यील्ड some general conclusions about need for power sharing in a democracy। ये जो कहानी हम पढ़ेंगे, इस कहानी से निकल के जो आएगा, यील्ड होता है उपज, उपज, फल जिसे हम कहते हैं, कि इन कहानियों से जो फल हमें मिलेगा, some जनरल कंक्लूजन्स, हम कुछ सामान्य निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे, यील्ड कर पाएंगे, ले पाएंगे। इन कहानियों से हम कुछ निष्कर्ष, कुछ परिणाम निकालेंगे जो हमें मिलेंगे अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन ए डेमोक्रेसी, कि एक लोकतंत्र में पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है। ये हमें पता लगेगा इन कहानी से कि किसी भी लोकतंत्र में पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और इससे हमें इजाजत मिलेगी और हम कर पाएंगे अलग अलग प्रकार की पावर शेयरिंग के बारे में चर्चा कर पाएंगे। दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स, जो आने वाले 2 चैप्टर्स में हम करेंगे। अलग अलग प्रकार से पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है वो हम आने वाले 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना है पावर शेयरिंग क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, और अलग अलग रूप क्या हो सकते हैं, वो हम आने वाले 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये कुल मिला के हमने इसका देख लिया कि, और इसको हम समझेंगे 2 एग्जांपल्स की मदद से, बेल्जियम और श्रीलंका के उससे। तो शुरू करें हमारा चैप्टर, चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की अगर हम बात करें, एक देश है बेल्जियम, एक है श्रीलंका। बेल्जियम क्या है, पहले बेल्जियम की शुरुआत करते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हमारे देश में हरियाणा एक राज्य है, उस हरियाणा राज्य से भी छोटा है क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, हरियाणा से भी छोटा और एक देश है बेल्जियम यूरोप में। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, और इसकी बाउंड्री जो है अलग अलग देशों से लगती है। जैसे भारत की बाउंड्री अलग अलग देशों से लगती है, इस बेल्जियम की भी बाउंड्री अलग अलग देश से लगती है। इसका एक पड़ोसी देश है फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये इसके चारों तरफ है। एक तरफ तो पानी है, इंग्लिश चैनल है ना, तो ये इसके बाकी साइड है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, और इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा है। और हरियाणा से कंपेयर करें तो हरियाणा की जनसंख्या की आधी है, यानी इससे ज्यादा जनसंख्या तो हमारे यहां हरियाणा में है। हरियाणा से आधी जनसंख्या, 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा होगी बेल्जियम में। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम बेल्जियम देख लेते हैं कहां है। सबसे पहले बताओ यूरोप कहां है। आपने सभी कंटिनेंट्स पढ़े होंगे, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा है, अफ्रीका, एशिया, इतना बड़ा एशिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है, आर्कटिक पढ़ा होगा ना, अंटार्कटिक, यहां पर आपने यूरोप भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपका यूरोप हो जाता है। यहां से आप शुरू करो और थोड़ा बहुत रशिया का हिस्सा, और ये सारा यूरोप, ये आपका यूरोप हो गया। इस यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड तो सभी को पता होगा, ब्रिटेन कहां है, ये ब्रिटेन है यहां पर। इसी के बगल में यहां पर बेल्जियम है, इसी के बगल में यहां पर बेल्जियम है, ये जर्मनी है, इसके नीचे फ्रांस है, ऊपर आपको नीदरलैंड्स मिल जाएगा, यहां बगल में लग्जमबर्ग मिल जाएगा, और यहां पे ये इंग्लिश चैनल है, यानी कि यहां पर ये पानी है पूरा। तो इस पानी के बगल में यहीं पर बेल्जियम है। समझ में आया बेल्जियम कहां पर है, तो बेल्जियम का पता होना चाहिए। तो यूरोप में एक देश है बेल्जियम, हरियाणा से भी छोटा, ठीक है, ये पता लग गया। 1 करोड़ की इसकी, लगभग 1 करोड़ या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। हरियाणा में इससे डबल है, हरियाणा की लगभग आधी है, ठीक है। दी एथनिक कंपोजिशन, अब समझने वाली बात हम समझेंगे। दी एथनिक कंपोजिशन, आप बोलोगे एथनिक क्या होता है, हालांकि क्लास 9th में भी हमने बड़े अच्छे से समझा एथनिसिटी होती क्या है, जिसे हम हिंदी में जातीयता कहते हैं।
एथनिक जाति, समझ गए? कौन सी जाति? ये हमें यहां समझाया हुआ है। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ये सामाजिक विभाजन है जो कि आधारित है साझा संस्कृति पे। एक ही संस्कृति के लोग, एक ही सोच विचार वाले लोग जो सोचते हैं कि हम एक ही पूर्वज के संतान है सारे, वो सब एक एथनिसिटी में आते हैं, वो सब अपने आप को एक मानते हैं, वो एक एथनिसिटी हो गई, समझ गए? पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव, कि जो एक एथनिक ग्रुप के लोग हैं वो क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? देयर कॉमन डिसेंट, कि वो एक ही पूर्वज की संतान है सारे, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चर और बोथ, क्योंकि उनमें शारीरिक रूप से समानताएं होती है और सांस्कृतिक रूप से उनकी संस्कृतियों में समानता होती है। इनके कारण वो अपने आप को, सभी लोगों को एक एथनिसिटिक यानी कि एक एथनिक ग्रुप का मानते हैं, एक जाति समूह का मानते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव सेम रिलीजन और नेशनैलिटी, कि जरूरी नहीं है कि वो सेम धर्म के हों या सेम राष्ट्र से, एक देश से, जरूरी नहीं है, अलग अलग देशों में भी हो सकते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम सब एक ही पूर्वजों की औलाद हैं और हमारी संस्कृति लगभग सेम है, तो वो एक एथनिसिटी हो जाती है। तो ये जो एथनिसिटी है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल, एग्जांपल ले, बिना एग्जांपल समझ में नहीं आए, जैसे एशियन एक एथनिसिटी है। हम सोचते हैं कि एशिया के लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, यहां का कल्चर भी लगभग एक जैसा सा दिखाई देता है। तो एक एशियन क्या है? एक एथनिक ग्रुप हो गया, जातीय समूह हो गया। पूरे एशियन को एक जाति से समझा जाता है, बाहर के कोई लोग बोलेंगे ये तो एशियन है ना, तो वो एक एथनिसिटी होगी, समझ गए? जैसे अमेरिकन एक एथनिसिटी है, अफ्रीकन एक एथनिसिटी है, समझ में आ गई चीजें? अमेरिकन अफ्रीकन अलग एथनिसिटी, समझ में? ठीक है, ये हमें समझना है। तो ये जो एथनिक कंपोजिशन है, ये जातीय बनावट जो है ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये छोटे से देश की, बेल्जियम की जो जातीय बनावट है बहुत जटिल है, अलग अलग जातियों के लोग यहां पर रहते हैं। किस तरह की वो हम समझेंगे अभी, यहां हमें समझ में आएगा। ये मैप को बार बार देखना, जब भी मैं कुछ बोलूं इस मैप पे आना। ये जो पीले कलर के दिखाई देते हैं, मेरे हिसाब से पढ़ के हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस मैप को देखो, हम इस मैप पे बार बार आते रहेंगे। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, पूरे देश की जनसंख्या के 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। पूरे देश की जनसंख्या के 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश क्षेत्रों में रहते हैं। कहां पर? ये इसका फ्लेमिश क्षेत्र है, यहां पर 59% पॉपुलेशन रहती है और वो कौन सी भाषा यूज करती है? डच बोलने वाले लोग। अब बाकी लोग कहां गए आगे? Another 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। बाकी जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलते हैं। ये वेलोनिया रीजन है, ये क्या बोलते हैं? ये फ्रेंच बोलते हैं। यहां 40% लोग रहते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये जो फ्रेंच बोलते हैं। ये कौन है? ये डच बोलते हैं। समझ गए? चीजें समझे? अब इन दोनों में से मुझे एक बात बताओ, ज्यादा संख्या में कौन है, डच या फ्रेंच? साफ दिखाई दे रहा है 59% ये है, तो ये ज्यादा हुए। डच मेजॉरिटी में है, तो ये क्या है? ये मेजॉरिटी में है, यानी इनकी संख्या ज्यादा है, ये बहुमत में। समझ में आ गई चीजें? इतनी चीजें ध्यान रखना। अब आगे चलते। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस, और जो बाकी 1% बेल्जियम के लोग बचे, स्पीक जर्मन, वो जर्मन बोलते हैं। यानी जर्मन बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जगह पे बसे हुए हैं। ठीक है, अगर हम जर्मन बोलने वाले देखें तो आपको बहुत कम यहां पर ये दिखाई दे जाएंगे, ये जर्मन वाले, है ना, यहां जर्मन है। तो हम जर्मन को छोड़ देते हैं अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि जर्मन से हमारा कोई खास नाता पड़ेगा नहीं। 1% जर्मन वाले हैं।
अब बात आती है इसके राजधानी की। राजधानी है यहां पर ब्रुसेल्स, ये दिखाई दे रही है, ये राजधानी है ब्रसेल्स। क्या है? ब्रसेल्स। अब इस ब्रसेल्स में भी देख लेते हैं कौन कौन लोग रहते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, इनकी राजधानी क्षेत्र ब्रसेल्स में 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% आर डच स्पीकिंग, और 20% डच बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, यहां बड़ी मजेदार होने वाली है। यहां पर इस एरिया में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो यहां है फ्रेंच कैपिटल में, पूरे देश में कम संख्या है, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा है। ये चीज समझ में आ गई? ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो हमें बहुत इसमें मुश्किल होने वाली समझने में। फ्रेंच पूरे देश में कम जनसंख्या में है, ज्यादा में कौन है? डच, डच बोलने वाले लोग। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले लोग सिर्फ 40% है। लेकिन राजधानी की बात करें, राजधानी में ब्रसेल्स में फ्रेंच वाले ज्यादा हैं और डच वाले कम है। यानी यहां उल्टा है, इसकी राजधानी में उल्टा है। जो पूरे देश में कम है वो यहां ज्यादा है, जो पूरे देश में ज्यादा है वो यहां कम है। समझ में आ गई? तो ब्रसेल्स में उल्टा है, पूरे देश में उल्टा है, यानी उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्लियर है बात? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे समझना। ये समझ में आ गई? एक सवाल हमारे सामने है, हालांकि इससे नहीं है, अलग है। आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माई माइंड। एक बच्ची खड़ी हुई बोलती है कि मेरे दिमाग में ना एक बड़ी आसान सी इक्वेशन है, बड़ी आसान सा एक ये सॉल्यूशन वो दिखाई दे रहा है मुझे, तो इक्वेशन दिखाई दे रही है। क्या इक्वेशन है? कि शेयरिंग पावर, कि अगर हम पावर को, सत्ता को साझेदारी में अलग अलग कर देंगे, कि थोड़ी पावर इसको दे दी, थोड़ी पावर इसको दे दी, थोड़ी पावर दे दी, तो इसका मतलब है इट इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। यानी हमने सत्ता को बांट दिया, पावर को बांट दिया, और पावर को बांट दिया, इसका मतलब क्या हो गया? वीकनिंग द कंट्री। हमारा देश कमजोर हो गया, क्योंकि किसी एक के पास पावर ही नहीं है, अगर कुछ हो जाए तो हमारा देश कमजोर हो गया। वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग दिस? तो हम इस चीज से बात करना क्यों शुरू कर रहे हैं? इससे तो हमारे देश की पावर घटती है, इससे देश कमजोर होता है, तो इसकी बात क्यों करनी? तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पावर शेयर करने से पावर कम नहीं होती। हमने यहीं के लोगों में तो पावर शेयर की है, वो यहीं के लोग तो यहीं तो रहेंगे, पावर लेके बाहर थोड़ी भाग रहे हैं, है ना? ये चीज हम समझेंगे धीरे धीरे कि पावर शेयर करने से हम यूनिटी, एकता बढ़ाते हैं। अगर ये पावर शेयर ना की जाए तो पूरा देश बट जाएगा। वो चीज हमें समझ में आएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसीलिए इसके दिमाग में भी जो आया ठीक ही था, बच्ची है, आपके दिमाग में भी आ सकता है ना? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। द माइनॉरिटी, अब ध्यान देना, जो माइनॉरिटी है, जो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच बोलने वाले समुदाय के जो लोग हैं, वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वो तुलनात्मक रूप से देखें तो जो संख्या में कम है, यानी ये फ्रेंच लोग 40% हैं, ये इनकी तुलना में ज्यादा अमीर और ज्यादा ताकतवर है। संख्या में कम है लेकिन अमीर ये लोग हैं, ताकतवर ये लोग हैं। समझ गए? अब आगे चलें। दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इसका विरोध डच बोलने वाले समुदायों ने किया कि जनसंख्या में हम हैं ज्यादा, पावर उनके पास ज्यादा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डच बोलने वाले लोगों ने, डच बोलने वाले समुदायों ने इस बात का बड़ा विरोध किया कि ये अमीर हम होने चाहिए क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं, ये ताकत हमारे पास होनी चाहिए, हम संख्या में ज्यादा हैं, फ्रेंच के पास क्यों है? तो कहीं ना कहीं इस बात का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। डच बोलने वालों ने, करेंगे, है ना? कोई भी करेगा। Who got the benefit of economic development and education much later? इन डच बोलने वालों को इस आर्थिक विकास का, क्योंकि बेल्जियम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास हुआ, इस आर्थिक विकास का फायदा बेल्जियम वालों को, या फिर वहां पे मिलने वाली शिक्षा का फायदा इन बेल्जियम वालों को बहुत बाद में मिला। इसका फायदा फ्रेंच लोग पहले उठा ले गए, फ्रेंच बोलने वालों ने पहला फायदा उठाया,
आर्थिक विकास का वो अमीर हो गए, शिक्षा का उठाया पढ़े लिखे हो गए, पावरफुल हो गए। इस बात का फायदा, इस वहां के आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और वहां की एजुकेशन का फायदा इन डच बोलने वाले लोगों को बहुत बाद में मिला, बहुत ही बाद में मिला। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। तो इसीलिए इसके कारण 1950s में, 1950 के दशक में, 1960s में, 1960 के दशक में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, जो डच बोलने वाले थे और जो फ्रेंच बोलने वाले के थे, इन दोनों समुदायों के बीच में टेंशंस आ गई, तनाव आ गए। इन दोनों के बीच में तनाव आ गया। दोनों एक दूसरे से बोल के खुश नहीं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए। कुल मिला के बात यह है, दोनों के बीच में तनाव आ चुका था। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। और ये जो तनाव था, ये जो स्थिति थी, ये और ज्यादा तीव्र, एक्यूट ब्रसेल्स में थी। क्योंकि ब्रसेल्स में तो सिचुएशन उल्टी थी ना, वहां पर यह सिचुएशन और ज्यादा तीव्र थी, तेज थी। यानी उनके बीच में तनाव बहुत ज्यादा हो गया था ब्रसेल्स में, वहां की राजधानी में। ब्रसेल्स represented a special problem। अब ये जो ब्रसेल्स था, वहां की राजधानी थी, उसने हमारे सामने जो प्रस्तुत की वो बहुत ही एक विशेष समस्या है। विशेष समस्या हमारे सामने आई ब्रसेल्स को देख के। क्या? द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री। जो डच बोलने वाले लोग हैं, जो पूरे देश में मेजॉरिटी में है, ज्यादा संख्या में है, लेकिन बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, वो अपनी ही राजधानी में अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या। पूरे देश में डच बोलने वाले ज्यादा हैं, लेकिन राजधानी में ब्रसेल्स में डच बोलने वाले अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी। समझ में आ गई? यहां पे एक बड़ी विशेष सी प्रॉब्लम थी, एक विशेष समस्या यहां पर थी। अब ये तो हमने पढ़ा पूरा बेल्जियम का। अब इस सिचुएशन को हम श्रीलंका से भी कंपेयर करेंगे, श्रीलंका को भी हम देखेंगे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। कि चलो अब इस सिचुएशन, स्थिति समझ गए? दो अलग अलग समूह हैं, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले। डच बोलने वाले मेजॉरिटी में हैं, फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में। समझ में आ गई? राजधानी में इसका उल्टा है, वहां पर डच बोलने वाले माइनॉरिटी में, फ्रेंच बोलने वाले मेजॉरिटी में। बात समझ में आ गई? इसमें भी दिक्कत कहां हुई? जो माइनॉरिटी में है, फ्रेंच लोग, वो जल्दी अमीर हो गए, पहले ही अमीर हो गए, वो ताकतवर हो गए। इस बात का विरोध डच करने लगे, डच बोलने वाले करने लगे। वो बोलने लगे कि हम ज्यादा संख्या में हैं, हमारे पास तो ऐसी कोई अमीरी नहीं आई, हमें कोई ताकत नहीं मिली। वहां तक वो आर्थिक विकास और जो शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी, वो बहुत बाद में उन लोगों तक पहुंची। समझ में आ गई वहां की क्या समस्या है? अब इसकी तुलना हम एक दूसरे देश से करते हैं, दूसरे देश की स्थिति से करते हैं, सिचुएशन से करते हैं। श्रीलंका, वो कौन सा देश है दूसरा? श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड क्या होता है? द्वीप। आइलैंड होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आइलैंड क्या होता है, आप बताओ मुझे आइलैंड क्या होता है? आइलैंड कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उस जमीन के टुकड़े को हम आइलैंड कहते हैं। समझ में आ गई चीजें? तो श्रीलंका को अगर मैं आइलैंड नेशन बोल रहा हूं, द्वीप राष्ट्र बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? श्रीलंका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अभी देखेंगे भी हम इसको। श्रीलंका जो कि एक आइलैंड नेशन है, एक द्वीप राष्ट्र है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्रीलंका। अब हम देखते हैं मैप को। ये भारत का मैप है, ठीक है? ये हरियाणा है भारत में, समझ में आया? ये यहां पर श्रीलंका है, यहां पर तमिलनाडु है, ये रहा। तो तमिलनाडु के दक्षिणी छोर से, यानी अगर हम यहां से भी देखें तो यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर ये श्रीलंका है, और इसके चारों तरफ पानी ही पानी, इसलिए आइलैंड है। बात समझ में आ गई?
तो जैसे ब्रसल्स का पता था कहां था, श्रीलंका का ही पता होना चाहिए कहां है। चलो यहां तक इसको समझते हैं। इट हैज अबाउट 2 कोर प्रॉब्लम्स। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा था, है ना। इस श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ लोग हैं, बेल्जियम में लगभग 1 करोड़ थे, यहां पर लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लगभग हरियाणा के बराबर, हरियाणा यहां पर है। तो जितनी जनसंख्या यहां की है लगभग उसकी जनसंख्या उतनी जनसंख्या यहां भी है, तो जनसंख्या बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया। और जैसा कि दक्षिणी एशिया में बाकी देश हैं, दक्षिणी एरिया के क्षेत्र में बाकी देश हैं, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी विविध जनसंख्या है। ये डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब यहां पर भी बहुत ज्यादा अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहां पर रहते हैं, जैसा कि साउथ एशिया में लगभग हर देश में, हमारे देश में देख लो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के। ऐसे ही हमारे दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो इस तरह के अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन वहां पर है, बहुत ही विविध वहां की जनसंख्या है, अलग अलग प्रकार के लोग वहां हैं। ऐसे ही श्रीलंका में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ का जो मेजर सोशल ग्रुप है, द मेजर सोशल ग्रुप, जो यहाँ का प्रमुख जो सामाजिक समूह सोशल ग्रुप है, आर दी सिन्हाला स्पीकर्स। वो सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हाला वहां की भाषा। तो यहां की जो मेजर है, जो कि बड़ी जनसंख्या है, वो सिन्हाला बोलने वाले हैं, अराउंड 74% लोग यहां के। और उसके बाद आते हैं तमिल स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर, जो वहां पे सिर्फ 18% है। 74% है सिन्हाला बोलने वाले और 18% हैं तमिल बोलने वाले। समझ गए, श्रीलंका में यह स्थिति है। अब इसको भी हम समझेंगे। अमंग तमिल, ठीक है, ध्यान रखना, सिन्हाला बोलने वाले 74% हैं और तमिल बोलने वाले 18% हैं। लेकिन ये तमिल में 2 अलग अलग तरह के तमिल हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। इन तमिल्स के बीच में 2 अलग अलग ग्रुप हैं, 2 अलग अलग समूह के लोग हैं। पहले तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। नेटिव क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, वहीं का रहने वाला, ठीक है। तो पहले जो है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, वो तमिल लोग जो उसी देश के रहने वाले हैं, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। उन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं कि ये तो श्रीलंकन तमिल है। इसमें से 2 ग्रुप बन गए, एक तो श्रीलंकन तमिल और दूसरे द रेस्ट, यानी कि जो बचे हुए हैं, हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया, जिनके पूर्वज भारत से जाकर वहां बस गए थे। यानी वो श्रीलंका के मूल निवासी नहीं है, वो भारत से वहां जाकर गए थे। क्यों गए थे? एज प्लांटेशन वर्कर्स, वहां पे बागानों में मजदूरी करने, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी कि अंग्रेजों के शासन के दौरान। कॉलोनियल पीरियड जिसे हम औपनिवेशिक शासन कहते हैं, वही अंग्रेजों का समय भी। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत से कुछ लोग श्रीलंका जाकर बस गए थे। भारत में कुछ तमिल बोलने वाले लोग श्रीलंका जाकर बस गए थे, वहां के बागानों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। इनको हम कहते हैं इंडियन तमिल्स। तो दूसरा ग्रुप क्या है? इंडियन तमिल्स। तो 2 तमिल हो गए, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल। वहां पर मुख्य रूप से सिन्हाला है जो 74% है, 18% तमिल है। तमिल 2 तरह के हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, जिसमें से 13% तो ये हैं, बाकी बचे हुए 5% ये हो जाएंगे पूरी जनसंख्या के। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, क्या लिखा है देखते हैं।
श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। हमारे जो श्रीलंकन तमिल है ना, ये श्रीलंका का मैप है। श्रीलंकन तमिल ये ऑरेंज कलर के। श्रीलंकन तमिल इस देश के नॉर्थ के हिस्सों में और ईस्ट के हिस्सों में। नॉर्थ क्या होता है, हम जब मैप बनाते हैं तो इधर नॉर्थ रखते हैं, इधर ईस्ट रखते हैं, ऐसे ही ना। तो नॉर्थ इधर हो गया, तो श्रीलंका के नॉर्थ साइड देखो, ये श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंका के ईस्ट साइड देखो, ये पूरा श्रीलंकन तमिल है। तो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट के हिस्से में श्रीलंकन तमिल रहते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये सारे सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं। और ये जो डार्क ब्राउन या फिर मैरून कलर कह लो, ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडियन तमिल है। समझ में आ गए? ये सिन्हाला, इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है? डाउट ठीक है। अब इसमें जो बात ध्यान देने योग्य है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिन्हाला बोलने वाले ज्यादातर लोग वो बुद्धिस्ट हैं। कौन है? बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग जो सिन्हाला बोलते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल आर हिंदूज। और जो ज्यादातर जो तमिल हैं, चाहे ये वाले तमिल हो चाहे ये वाले तमिल हो, वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम है। तमिल जितने भी हैं वो या तो हिंदू है या मुस्लिम है। और उसके अलावा देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। पूरे देश में लगभग 7% क्रिश्चियंस भी हैं, ईसाई भी हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, जो थोड़े बहुत इनमें भी हैं, इनमें भी हैं, इनमें भी हैं। यानी कि तमिल भी हो सकते हैं, सिन्हाला भी हो सकते हैं। तमिल बोलने वाले भी हो सकते हैं, सिन्हाला बोलने वाले भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर इस तरीके से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहां पर रहते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक बार कल्पना कीजिए, व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। कि एक बार कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थितियों में क्या हो सकता है जहां पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, एक मेजॉरिटी में एक माइनॉरिटी में। क्या हो सकता है? इन बेल्जियम में कल्पना कर रहे हैं, अभी ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं। बेल्जियम में द डच कम्युनिटी, जो डच समुदाय है, कुड टेक एडवांटेज ऑफ इस न्यूमेरिक मेजॉरिटी। क्योंकि बेल्जियम में डच लोग ज्यादा हैं और वो अपनी ज्यादा संख्या में होने का फायदा उठा सकते हैं, न्यूमेरिक मेजॉरिटी का, संख्या में बहुमत होने का, यानी कि ज्यादा संख्या में होने का। डच लोग वहां बेल्जियम में अपना फायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। और अपनी इच्छा, जो उनकी इच्छा हो, वो थोप सकते हैं फ्रेंच लोगों पे और जर्मन बोलने वाले लोगों पे। यानी अगर डच चाहें, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, तो वो इस चीज का, इस स्थिति का फायदा उठाकर जो भी बात मनवाना चाहें, अपनी इच्छाओं को फ्रेंच लोगों पे और जर्मन बोलने वाले लोगों पे थोप सकते हैं उस देश के अंदर, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में हैं। अगर ये अपने पे आ जाए तो उन्हें माननी पड़ेगी। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। और इससे क्या होगा? इससे और ज्यादा धक्का मिलेगा उस टकराव को। कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, उस टकराव को इन कम्युनिटीज के बीच में, और ये उस टकराव को और ज्यादा आगे धकेल देगा। यानी इनके बीच में टकराव और बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको देखें, इन दोनों के बीच में अगर टकराव हो गया, ये लोग इनको दबाने की कोशिश करेंगे, ये भी इसका विरोध करेंगे, और ये टकराव बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये टकराव बढ़ा तो क्या होगा? कोई बता सकता है? थोड़ा सा अंदाजा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मेसी क्या होता है? मेसी, मेसी घर में घुस के कहते हैं ना, कितना मेस किया हुआ है यहां पर, कितना मेसी है, कितना गंदा है, सब कुछ इधर उधर बिखेर देना, फैला देना, गंदा कर देना, वो होता है मेसी। तो ये अगर स्थिति हो जाए, जब दोनों में अगर डच वाले अपनी सारी चीजें थोपना चाहें बाकी लोगों पे, क्योंकि मेजॉरिटी में कर सकते हैं,
वो लोग विरोध करेंगे तो इससे उनके बीच में, फ्रेंच और डच के बीच में टकराव बढ़ता चला जाएगा और इस टकराव के कारण इससे क्या होगा, इसका परिणाम निकलेगा एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में, जहां के बंटवारा हो सकता है उस देश का, यानी उस देश का बंटवारा भी हो सकता है गंदे तरीके से। बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स, और जब बंटवारा होगा, वहां की राजधानी में सिचुएशन उल्टी है, तो दोनों ही, डच वाले बोलेंगे ब्रसेल्स मेरा है, फ्रेंच वाले बोलेंगे ब्रसेल्स मेरा है, और उनके बीच में ये ब्रसेल्स के ऊपर लड़ाई जारी रहेगी। समझ में आ गई चीजें, क्योंकि ब्रसेल्स में उल्टी सिचुएशन। डच वाले बोलेंगे ये मेरे एरिया के अंडर आता है तो ये मेरा हो गया, फ्रेंच बोलेंगे हम रहते हैं यहां तो ज्यादा, ये हमारा है। तो यहां पर ये लड़ाई चलती रहेगी फिर ब्रसेल्स के ऊपर। देश को तो बांट लिया, ब्रसेल्स के ऊपर उनकी लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और इन श्रीलंका में क्या हो सकता है, ये हो सकता है, हुआ नहीं ऐसा, ये सिर्फ एग्जांपल दिया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। वहीं पर श्रीलंका में क्या हो सकता है, इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। श्रीलंका में सिन्हाला समुदाय के पास तो और भी ज्यादा बहुमत है, वो तो और ज्यादा जनसंख्या में है, 74% सिन्हाला श्रीलंका में, और ज्यादा संख्या में वहां तो। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और अपनी इच्छाओं को पूरे देश पे थोप सकते हैं वो, अगर वो चाहे। सिन्हाला अपनी इच्छाओं को पूरे देश पे थोप सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि ज्यादा संख्या में। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्री, कि चलो अब देखते हैं कि इन दोनों देशों में असल में हुआ क्या। फिर इनकी सिचुएशन तो ये कह रही है कि ये अपनी अपनी चीजें दूसरों पे थोपेंगे। बेल्जियम में तो बंटवारा भी हो सकता है, और श्रीलंका में पूरे देश के ऊपर सिन्हाला लोग अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ना ऐसा? अब देखेंगे असलियत में वहां हुआ क्या, वो हम देखेंगे। लेकिन ये चीज आप एक बार पढ़ना कि श्रीलंका में और बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ, क्या जो यहां लिखा है ऐसा हो पाया या कुछ और हुआ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हमारी आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे आगे की चीजों को लेके। तो आज की क्लास के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ होमवर्क आपको दूंगा। करना क्या आपको, जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करना है, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। वीडियो देख लिया, अब किताब से पढ़ना, दोबारा वीडियो देख के रिवाइज नहीं करना, किताब से पढ़ना और देखना कितना समझ में आया। और उसके बाद आगे के 15 से 20 मिनट आपको आगे का पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप एक तो पढ़ना सीख जाएंगे कि पढ़ना क्या है, पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, आप चीजों का अर्थ निकालना सीख जाएंगे और आप उनको खुद भी समझने की कोशिश करेंगे, तो दिमाग आपका खुलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा होमवर्क परमानेंट रहेगा, मैं बोलूं या नहीं, आगे की चीजें पढ़ना है। यहां पर तो आपको मजा आएगा कि श्रीलंका में क्या हुआ होगा, बेल्जियम में क्या हुआ होगा, तो ये जरूर पढ़ के आना। हम नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।